सवाल ये भी है कि क्या मुसलमानों से उनकी जो वक्फ की हुई संपत्ति है क्या वो छीन ली जाएगी। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सवाल करते हैं कि वक्फ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगर वक्फ का इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान आज भी पंचर नहीं लगाता। इस तरह के बयान को किस तरह देखने की जरूरत है, इन सब बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर फैजुल हसन जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, क्योंकि अब लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, तो सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है, कितनी उम्मीद वहाँ से नज़र आती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर सबका भरोसा है, क्योंकि उससे पहले भी भरोसा इसलिए जताया गया है कि हम लोग को ये यकीन था जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला आना था, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे था। लोगों ने ये तय कर लिया था कि जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। अब इस देश में और 1992 नहीं होगा, और उसका ये नतीजा हुआ कि उसमें नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ हुई। आस्था की बुनियाद पर वो फैसला दिया गया। इस बार भी वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पे ही डिपेंड है। मुसलमानों की 1000 साला जो तारीख़ है, यहाँ जो पूरे हिंदुस्तान में उनके वक्फ की हुई ज़मीनें हैं, उनका पूरा फ़ैसला, जो आने वाली नस्लों का फ़ैसला है, वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के उस दिन का फैसले का इंतज़ार मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है, देख रही है। और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, भारत के वो लोग जो इंसानियत को तरजीह देते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हुए हैं, वो हमारे हिंदू भी भाई उस चीज़ को देखने के लिए कर रहे हैं। पूरी दुनिया का जो ऐसे पूरी दुनिया का के लोग देख रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट किस मजबूती के साथ इंसाफ के लिए खड़ा हो रहा है। और मैं दुआ भी करता हूँ और मैं उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाती है तो मैं चीफ जस्टिस और उनकी टीम को मैं गुजारिश करूँगा कि भारत में और 1992, 1947 होने से बचाइए, क्योंकि ये मुल्क टूटने की कगार पर है। सरकार के नुमाइंदे हर तरीके से चाहते हैं कि ये मुल्क गृह युद्ध छिड़ जाए, लेकिन हम इस मुल्क में गृह युद्ध नहीं चाहते हैं। हम इस मुल्क को बनाने के लिए 1857 से लेकर के आज तक सिर्फ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमने इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटा दी हैं। हमने इस मुल्क को में अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ, बार बार 1947 से लेकर के 80 साल होने को है कि ये दिखाने को मजबूरी में हम लोग को साबित करना पड़ रहा है बार बार कि हम भारत के नागरिक हैं। अब सब कुछ छीन लोगे, कल को हमारे पास बचेगा क्या? मुसलमानों के लिए बचेगा क्या? उन मजलूम गरीब मुसलमानों के लिए क्या बचेगा? जो ये वक्फ की ज़मीन इसलिए दी जाती थी कि इसमें मदरसे बनेंगे तो उनके मुस्तकबिल संवरेंगे, पढ़ाए जाएंगे। मस्जिद बनेगी जहाँ इबादत गाह होगी, कब्रिस्तान बनेगा जहाँ हमें मरने के बाद दफन किया जाएगा। क्या वो ज़मीन छीन करके अडानी और अंबानी का वो बिल्डिंग खड़ी होगी? ये सिर्फ ये है कि मोदी जी और उनकी सरकार ये लाया गया है कि हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ लाया जाए और ये दिखाया जाए कि हम मुसलमानों को ठीक कर दिया। हमने जो वादा किया था कि मुसलमानों को ठीक कर देंगे, हम गुजरात मॉडल लेकर के आएंगे, ठीक कर दिया है। ठीक नहीं कर रहे हैं, आप देश तोड़ रहे हैं। आप देश की एक बड़ी तबके को अपना दुश्मन बना करके बैठा दिया है। आपने कभी जोड़ने की बात ही नहीं किया। और आज इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, जिसकी पूरी दुनिया में एक मकबूलियत है इस देश की, वहाँ का प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े तबके को यह कह रहा है कि अगर सही से वक्फ की ज़मीनें बंटवारा होता या उनका साथ काम हुआ होता तो पंचर नहीं जोड़ रही होती। उन मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन भूल गए जो इस मुल्क को बनाने के लिए था। मोदी जी ये भूल गए कि इनसे पहले बहुत से ऐसे बड़े बड़े मुसलमानों के नाम हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या शाहरुख खान का नाम पूरी दुनिया में है? क्या जो है एपीजे अब्दुल कलाम का पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है? क्या यूसुफ अली लुलू का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है? फ्रैंक इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है? ये पंचर जोड़ करके इनका नाम पैदा हुआ है। अगर ये है तो सबको आपने उसी कैटेगरी में रख दिया। पर ये सवाल ये भी है ना फैजुल जी, जैसे प्रधानमंत्री वो बात कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो वक्फ की संपत्तियां रही हैं उनका मिसयूज भी हुआ है? क्या वाकई आपको लगता है कि मुस्लिमों के उत्थान के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ है? जिन लोगों के पास मौके थे, जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई थी, उस कुर्सी का उन्होंने न भरम रखा
ना उस कुर्सी की ईमानदारी रखी। सवाल पूरी कम्युनिटी का, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल अपने कायदीन पर है, जिनकी वक्त को लेकर के जो वो केयरटेकर थे, कि उन्होंने उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए ये जो है सरकार ने आखिर में उनको ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि अब ना उनके भी स्टेज बचा। अगर उन्होंने सही से कर दिया होता तो आज उनका भरोसा उन जनता पर इतना ज़्यादा हो जाता कि जिस दिन ये कानून बना था, जैसे किसान बिल आया था तो सारे किसान रोड पर आ गए थे। क्यों? क्योंकि जब हमारे लीडरों का भरोसा आम जनता पर आ जाता है तो फिर जनता को ये नहीं कहना पड़ता है कि आपको सड़क पर आना है। हमारा प्रोटेस्ट उसी दिन से शुरू हो जाता, हमारा सरकार के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो जाता। कुर्बानियाँ हर प्रोटेस्ट मांगती है, कोई भी चीज़ को लाने के लिए कुर्बानियाँ। क्या किसान बिल में किसान नहीं मारे गए? मरे, सब कुछ मरे। CNRC में नहीं मारे गए? 1857 से लेकर के 1947 कोई भी मूवमेंट देख लीजिए, किसी मूवमेंट में जो है क्या लोग नहीं मारे गए? प्रोटेस्ट तो करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है। हमने वो उस वक्त प्रोटेस्ट किया है जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, तब तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी। तब तो देखते ही गोली मार दिया जाता। प्रोटेस्ट को लेकर ये कहा जा रहा ना कि देखिए वो संगठन है जिनके पास संपत्ति हड़पी हुई है, वो नहीं चाहते उनके पास से संपत्ति जाए, इसलिए वो उकसा रहे हैं एक आम मुसलमान को, सीधे साधे मुसलमान को, और सड़क पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हंगामा होगा और जान की हानि भी जा सकती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो कानून बनाया है वो अभी तक ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम इसको बांटेंगे कैसे अगर हम अपने हाथ में ले लेंगे? ठीक है, उन्होंने कब्जा कर रखा था, किसने किया कर रखा था, वो सवाल तो हम बाद में आएगा, क्योंकि हमारा तो आपने ले लिया सब कुछ, अब तो उनके पास भी नहीं बचाया। अब आप अपने हिसाब से किसको बांटेंगे ये तो तय करना पड़ेगा ना, कि आपको वही होंगे कि आप उनको देंगे जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में ज्वाइन करेंगे, जो RSS को ज्वाइन करेंगे मुसलमान, जो भाजपा को सपोर्ट करेंगे, जो भाजपा को वोट देंगे, वही वक्फ की संपत्ति के मालिक बनाए जाएंगे या उसके मेंबर बनाए जाएंगे। ये तो आप तय करेंगे ना, क्योंकि आपने उसमें एक क्लॉज डाल दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होल सोल पावर होगी उसके पास। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी ज़मीन को ये कह सकता है कि ये वक्फ की रहेगी या नहीं। किसी मस्जिद को ये बता सकता है कि ये सरकारी में बनी हुई है और कल को बुलडोज़र उसको गिरा देगा। किसी मदरसे को बता सकते हैं कि इस पर ताला चढ़ जाएगा कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। किसी कब्रिस्तान में हम मर जाए और पता चला हमारी कब्र को, हमारी जनाजे को बाहर खड़ा कर दिया जाए, कहा कि ये वक्फ की ज़मीन पर नहीं है, ये बल्कि सरकारी ज़मीन पर है, तो हम क्या करेंगे फिर? हम नदी में फेंके जाएंगे या जलाए जाएंगे? हमारे पास तो मुस्तकबिल का कुछ बचा ही नहीं कि हम मरने के लिए, जो मरने के बाद इस ज़मीन में क्या हमको रंगून भेज करके जो है आखिरी बादशाह की तरह रंगून भेज दिया जाएगा कि वहाँ पर दफन हो, कि इस देश में तुम्हारे पास ज़मीन ही नहीं बची है। वक्फ के नाम पर, ठीक है, आपने वक्फ के नाम पे कहा, बहुत सारे ऐसे हिंदू मजहब में बहुत सारे ऐसे मठ हैं, बहुत सारी मंदिरों की ज़मीन है, क्या उस पर कभी कानून नहीं आ सकता? उनकी देख रेखी क्या कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका ऊपर सवाल कोई नहीं कर रहा है। लेकिन मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है? इतने, मैं कह रहा हूँ, सारे जो है मुसलमानों के इतने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, संवारने के लिए मोदी जी एक अवतार लिए हैं कि हम मुसलमानों को सुधार देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत उनकी तरक्की कर रहे हैं। अरे मुसलमानों को नौकरी चाहिए, मुसलमानों को अच्छी पढ़ाई चाहिए, हमारी एजुकेशन, हमारे हेल्थ को फ्री करिए। गरीब है बहुत, जो 33% हुआ करता था आज 3% भी नहीं बचे हैं। हमारे नौकरियां चाहिए उनको सिस्टम में लाइए। आप लोकसभा में एक टिकट नहीं देते हैं, आप विधानसभा में टिकट नहीं आप बंटवारा कर पा रहे हैं, आप मिनिस्ट्री नहीं दे पा रहे हैं। जो मिनिस्टर आपके थे, बहुत सपोर्टर थे, उनको तो हटा दिया, आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे उन गरीब मुसलमानों को कैसे उत्थान कर देंगे वक्फ के ज़रिए? ये सवाल ही सबसे बड़ा जो है निशान खड़ा कर रहा है। आपने कहा CWC का मेंबर 22 लोग जो मेंबर होंगे उसमें 10 मुसलमान होंगे, तो 12 कौन होंगे? उस पर सवाल हम ये करना चाहते हैं कि 12 क्या योगी आदित्यनाथ जैसे लोग होंगे, या कपिल मिश्रा जैसे लोग होंगे, या ये जो हेट स्पीच इनके नेता लोग दे रहे हैं, इस तरह के लोग, नेता लोग इसके मेंबर बनाए जाएंगे? तो उनका तो सीधा सीधा टारगेट है, वो तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं मुसलमानों को। हेट स्पीच में सबसे बड़ा नाम है उनका लोग का। लेकिन अब चूंकि बात यह है कि सरकार है, तो कोर्ट कचहरी, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आपके खिलाफ एक्शन ले और फौरन जो है आपको पदमुक्त करके आपको जेल भेज दे। अगर यही बात अभी हम बोल दें तो कल को हमारे घर के दरवाजे पर बुलडोज़र भी खड़ा होगा और पुलिस खड़ी होगी हमको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ये दिन रात आग उगल रहे हैं, देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं, हमको सिटीजनशिप देने के लिए हमको ये मानते ही नहीं कि हम यहाँ भारत के नागरिक हैं। ये ऐसे से बयान दे रहे हैं। यही तो सवाल उठ रहा है कि संवैधानिक तरीके से कानून लाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, संवैधानिक प्रक्रिया से लाया जाता है, लेकिन कोई चीज़ मानने तैयार नहीं है। सड़क पर उतरेंगे, हंगामा करेंगे, ये कहाँ तक जायज़ है? संविधान को नहीं मानेंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी की एक सबसे अच्छी बात यह है
कि अगर 50 लोग हैं तो 26 लोगों ने अगर साइन कर दिया तो उसको पास मान लिया जाता है। अब वो अच्छा हो या बुरा हो इससे मतलब नहीं है, ये डेमोक्रेसी की एक सबसे अच्छी चीज़ होती है। और यही अगर कहिए तो बुरा भी है। क्या किसान बिल वापस नहीं लेना पड़ा? मोदी को तो माफ़ी भी मांगनी पड़ी, मोदी जी ने बाकायदा माफ़ी मांगा और वापस भी लिया किसान बिल। लेकिन वो जज्बा उन किसानों में था, ताकत थी कि उन्होंने सरकार को झुका लिया। मुसलमानों का जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, मैं आपके ज़रिए उनको लोग को मैसेज देना चाहता हूं कि हम नौजवानों को ये बताया जाए कि CNRC की तरह हम लोग डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करते हुए हम रोड पर बैठ करके प्रोटेस्ट करेंगे और इस सरकार को पूरी दुनिया के सामने नंगा करेंगे कि हमारा जो ये छीन रहे हैं, ये हमारी ज़मीनों को छीन रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल को छीन रहे हैं, हमारे बच्चों, हमारी नस्लों को, आने वाली नस्लों के लिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने दे दिया था, वक्फ किया था, वो छीन रहे हैं। तो ये इनको वापस करना पड़ेगा, सरकार को वापस लेना पड़ेगा ये बिल, और इसके लिए हम अपने पूरे संवैधानिक अधिकार को पालन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुर्बानी की बात कर रहे हैं, नहीं लगता कि फिर कहेंगे कि देखो किस तरह से उकसाया जा रहा है, सड़क पर लाने की, NRC की जैसे शाहीन बाग बनाने की बात कही जा रही है, कितने लोग उस वक्त में जेलों में गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, और फिर यही सवाल होता है कि आम मुसलमान के लिए है ये सारी दिक्कत है, जो बड़े बड़े संगठन हैं वो वैसे ही बैठे हैं, पीछे रहेंगे वो। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट में ये तो इतने वो हैं कि वक्फ बिल पे एक काली पट्टी बांधने पर तो जेल भेजे दे रहे हैं, फ़लस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने पे तो ये हमको लोग को जेल भेजे दे रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं। तो क्या हम घरों में बैठ करके जो ये पास करते जा रहे हैं हम, या हमारे लिए डिटेंशन कैंप बना दें, उसमें गिरफ़्तार करके डाल दें, हमारे लिए जेल बना दें? जेल तो बनी है, जेल तो इसीलिए बनी है कि भाई उसमें लोग जाएंगे, इनको सरकार है, अपने जो तानाशाही करनी है करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो अधिकार है, जो संविधान है, उसने जो अधिकार दे रखा तो हम तो उसका पालन करेंगे। आप अपने अधिकार से कह रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, सड़क पर आएंगे, लेकिन वहीं दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि हम बैठने नहीं देंगे, हम जलियांवाला बाग बना देंगे। फिर देखिए, तो भगत सिंह अगर वो बनाना चाह रहे हैं तो हमारे नौजवान भगत सिंह की तरह फांसी पे भी लटकने के लिए तैयार हैं, और लटके भी बहुत सारे लोग हैं। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए जैसे कुर्बानी दी गई है, तो आज अगर हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, कल को इसी तारीख में हमें शहीद भी कहा जाएगा, हमें इस देश का सबसे बेहतरीन नागरिक भी कहा जाएगा। आज ये चाहते हैं क्योंकि इनके जो सपोर्टर जितने ग्रुप हैं वो आए दिन हंगामा कर रहे हैं, देश तोड़ने वाले नारे लगा रहे हैं, मस्जिद मदरसों के सामने जा कर के डीजे बजा कर के प्रोवोक कर रहे हैं, वो लोगों पर जो है जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, तलवारें निकाल रहे हैं और बंदूकों का जो है पूरा प्रोसेशन निकाल करके इस सड़क पर खड़े होकर के दिखा रहे हैं, ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। उन पर सरकार का कोई नहीं कहना है, क्यों? क्योंकि वो सरकार के सपोर्टर हैं। लेकिन मुसलमान अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करने के लिए अगर सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट करना चाहता है संवैधानिक तरीके से, तो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, उनको गोली मारने की बात कहा जा रहा है, उनके लिए जलियांवाला बाग बनाने के लिए तैयार। अगर अगर आपको ये लगता है कि जलियांवाला बाग बना देंगे तो ठीक है, हमारा सीने आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन हम डंके की चोट पर आपके सामने खड़े ज़रूर मिलेंगे। हम ना बंदूकों से डरने वाले हैं, ना आपके कानून, आपके जो है धमकी से डरने वाले हैं, ना आपके आदेशों से डरने। हमारा जो बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उसकी जो ताकत मिली है, उसके जो राइट्स मिले हैं, उसका पूरा जो है हम इस्तेमाल करेंगे। सड़क पे उतर करके प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, जितना हो सकता है आपको नंगा करेंगे। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल भी अगर लगेगा, लेकिन हम तब तक लड़ते रहेंगे, हमारी नस्लें लड़ेंगी, हम उनसे कह करके जाएंगे अगर जिंदा रहे कि इनके खिलाफ कोई जो है, ये जो दक्षिणपंथी सोच है, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को दोबारा बंटवारा चाहते हैं, ये लोग, ये मुसलमानों को प्रोवोक करके इस देश को दोबारा बंटवारा करना चाहते हैं। जहाँ पर इनकी सरकार नहीं, वहाँ भी दंगा ये भड़का रहे हैं, जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ पर तो प्रोवोक कर रहे हैं, उनको घरों को गिरा रहे हैं। उत्तराखंड में रोज़ आए दिन देखिए मदरसा बंद किया जा रहा है, बुलडोज़र चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई मदरसे बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है, असम का मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है। सब एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन भारत का सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बनना चाहता है, और वो हिंदुत्व के चेहरे पर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, उस कुर्सी पर बैठेगा। क्योंकि मोदी जी का तो टेन्योर पूरा होने वाला है, 75 साल जो उन्होंने कानून बनाया था उनके तो पूरे हो गए हैं। अब कौन बनेगा? तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा। ये भारत बहुत मुसीबतों से बना हुआ है, बहुत लोगों की कुर्बानियों की से वजह है। इसको अगर नहीं रोका गया, ये जो दक्षिणपंथी सोच को अगर रोका नहीं गया, तो ये लोग देश को बहुत
पीछे लेकर के चले जाएंगे। वैसे भी बहुत पीछे कर दिया है इन लोगों ने, 50 साल पीछे कर दिया है, हर चीज़ में कर दिया है। हमारे जो पड़ोसियों से रिलेशन थे वो ख़त्म कर दिया, हमारे जो बड़े बड़े देशों से, मुल्कों से हमारे रिलेशन थे वो ख़त्म कर दिया। अमेरिका, यूएसएसआर, जर्मनी और ब्रिटेन से जो हमारे रिलेशन थे वो ये ख़त्म कर दिए। चाइना, जापान और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो ये हमारे बॉर्डर एरिया के लोग हैं, इनसे हमारे रिश्ते ख़त्म हो गए। हम कर्जदारों में सबसे बड़े कर्जदार बन गए हैं इस देश में। युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, क्या करेंगे? वो सड़क पर नहीं उतरेंगे तो करेंगे क्या? वो आपके हैं तो आपके वो दूसरे के लिए नुकसान करेंगे, और जो आपके खिलाफ हैं वो भी आपके करेंगे क्या? वो फ्री रहेंगे तो करेंगे क्या? आप नौकरियां दे नहीं रहे, आप चाहते हैं अराजकता फैले, तो सरकार ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है अराजकता फैलाने के लिए। नरेंद्र मोदी 2002 का बहुत बड़ा फेस है, वो तो सबको मालूम है। गुजरात का वो वही मॉडल लेकर आए। पर आप जैसे कह रहे हैं, आप क्योंकि आपका रिसर्च टॉपिक भी रहा है सच्चर कमेटी, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही जा रही है कि वक्फ कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो जब इतने सालों में वक्फ मुसलमानों का उत्थान नहीं कर पाया, जैसे कि अभी कोट किया प्रधानमंत्री का आपने बयान, तो फिर अब कैसे कर देगा? अगर वो उसमें उत्थान के लिए कुछ काम करना चाह रही है सरकार, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, मुसलमानों का एक सिंबल बना दिया कि पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत ही नहीं, जो राइट विंग मीडिया है, राइट विंग सोच है, राइट विंग के पॉलिटिक्स है, उसने मुसलमानों का एक फेस वैल्यू बना दिया। हॉलीवुड की मूवीज़ हों, बॉलीवुड की मूवीज़ हों, छोटे मोटे जो इनके वो अपने प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें एक चेहरा बनाया जाता है, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, पगड़ी वाला, कुर्ते पैजामे वाला। वो एक आतंकवादी का चेहरा बनाया जाता है। वो वहाँ से उन्होंने सेटअप बनाया। अब वो समाज में, हमारे जिस समाज में हम हिंदू भाइयों के साथ इस मुल्क में एक दूसरे का साथ रिश्ते में बना करके रहते एज ए पड़ोसी होने के नाते, उन्होंने ये दिखाया कि ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना। ये धीरे 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 आपस में नफ़रत पैदा करते गए, और वो यहाँ तक नफ़रत पैदा हो गई कि आज लोग अपने घर किराए पर देने से कतराते हैं। आज अपने साथ रिलेशन बनाने से, आप उनके यहाँ बहुत सारा ऐसा हो गया कि अब लोग अगर ठेला लगा करके बेच रहा है तो उसका ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, अब स्कैनर से स्कैन कर रहे हैं। ये नफ़रत बो रहे हैं। इन्होंने ऐसा कर दिया कि मुसलमान इस देश का है ही नहीं, और अगर है तो वो आतंकवादी है, जो भी मुसलमान है। आप सऊदी अरब का, दुबई का, कतर का जो शेख आएगा तो उसको गले मिलाएंगे, लेकिन अपने भारत का जो नागरिक है, जो ओरिजिनल मुसलमान है, जो आपका है, अपना है, उसको दुश्मन समझते हैं, उसको आतंकवादी समझते हैं। ये कितनी बड़ी सोच है, ये कितनी बड़ी गलतियां हैं। आप चाहते हैं कि जाकर के वहाँ पर, अभी नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले एक बयान दिया कि मुसलमानों को, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कोई कुछ शब्द, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करें। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि उनको अभी सऊदी अरब जाना है। मान लीजिए वहाँ जा करके किंग सलमान पूछ लें कि आप वहाँ मुसलमानों की इतनी जो है हालत क्यों ख़राब करके रखा है, तो जवाब क्या देंगे? यूएसए में जाते हैं ह्यूमन राइट्स के लोग, उनसे सवाल कर लेते हैं कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? जवाब नहीं है आपके पास, इधर उधर करने लगते हैं। कल को दुबई जाए, कतर जाए, कुवैत जाए, वहाँ पर अगर पूछ लिया तो ये जवाब क्या देंगे? तो बीच बीच में ये शोषा छोड़ते हैं, मैं मुसलमानों के लिए कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही जिम्मेदार आदमी है इस भारत में, अगर 1 घंटे में चाहें तो 1 घंटे में सारी नफ़रत ख़त्म हो सकती है। सिर्फ नरेंद्र मोदी खाली एक बयान दे दें कि इस भारत में जो भी अब मुसलमानों के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करेगा, मैं ना तो उसके सरकार का सपोर्ट रहेगा, और अगर वो सरकार में होगा तो उसको फ़ौरन पद से हटा करके उसको जेल भेज देंगे। 1 घंटे में इस भारत से अराजकता ख़त्म हो जाए। लेकिन वो अराजकता पर जब बनी हुई सरकार है तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपस में नफ़रत बनी रहे। अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों वाली सोच आज भी है कि हिंदू मुसलमानों का बंटवारा रखो, सरकार बनाओ। ये जोड़ना नहीं चाहते हैं। ये हमेशा भारत में एक दूसरे की नफ़रत को जो है इतना तोड़ करके रख दिया है, ये मुल्क को जो है आपस में बंटवारा कर दिया हिंदू और मुसलमानों का। एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम संगठन हो, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, क्या वो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं? क्या सभी लोग वो विरोध कर रहे हैं, या उनमें वो चेहरे भी हैं जो आजकल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं कि देखो मोदी के समर्थन में नारे लग रहे हैं कि ये वक्फ बिल लाना बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से दिखाया जा रहा है? और इसका अंतिम रूप क्या होगा? मतलब प्रोटेस्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, उसके बाद क्या रुख होगा? 5-10 लोगों को बना करके मोहरा बना दिया, वो तो दलाल हैं, वो तो खुद खरीदे हुए उनके दलाल हैं। कोई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का है, कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उनको पैसा मिल रहा है, उनको बहुत सारी ज़मीनें, और उनको अगर सही से जांच किया जाए तो वो खुद जेल में रहें। वो लोग को अपना फेस बना दिया है, और उस बेस पर ये दिखाया जा रहा है कि भारत का जो 22-23 करोड़
25 करोड़ मुसलमान है वो उनके जो है नज़रिए से चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारत में जितनी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, जो हमारे नायब रसूल हैं, जिनको हम लोग पूरी कौम उनको मानती है अपना, उनके आदेश का सिर्फ वेट किया जा रहा है सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट करने के लिए। वो लोग तय कर रहे हैं कैसे करेंगे और प्रोटेस्ट होगा। इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आखिरी दम तक बोलेंगे। अगर ये कहते हैं कि सिर्फ भारत में वक्फ की ज़मीनें क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं है, और बाबा हाँ ये सब कह रहे हैं। अरे बेवकूफ़ आदमी को कुछ पता ही नहीं है चलता, इनके लोग को कुछ पता ही नहीं है, गूगल भी नहीं करना जानते हैं ये लोग सिर्फ मक्कारी करते हैं, ये लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, इनके पास कोई रिसर्च नहीं है। हमारे यहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर के आज तक के वक्फ का कॉन्सेप्ट चल रहा है, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में है। कहीं पर उसका अधिकारी होता है, कहीं पर उसकी मिनिस्ट्री होती है, कहीं पर वो वक्फ के नाम पे, औकाफ के नाम पर एक मिनिस्ट्री होती है, एक डिपार्टमेंट होता है। हर कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में वक्फ की ज़मीनें हैं, वक्फ का डिपार्टमेंट है। ये भारत में सिर्फ नहीं है, वहीं से हमारे आया, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, वरना ये भारत में नहीं पैदा हुआ कि पहली बार बना हुआ है। ये पूरी दुनिया में जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ है वहाँ से आज तक चलता आ रहा है, और पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ वक्फ का मामला है, वक्फ की ज़मीनें हैं। एक आखिरी सवाल, क्या उम्मीद रखनी चाहिए एक आम मुसलमान? मैं आम मुसलमानों से बस यही रखूँगा कि आप सब लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रहें। जब कभी हमारे कायद लोगों का जो भी फैसला होगा हमारे सर आँखों पर होगा। प्रोटेस्ट जिस तरह वो कहेंगे हम लोग उस तरह का उतर करके प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ। और हम सुप्रीम कोर्ट के उस जो है सुनवाई का भी वेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हम लोग के हक़ में फ़ैसला देगा, पूरी उम्मीद है, और पुरअमन तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर फैज़ुल हसन, जो कि छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, एएमयू के थे, मतलब पूर्व अध्यक्ष हैं, और इस पूरे वक्फ एक्ट बनने से लेकर तमाम चीज़ों पर बात की। इसके बीच जो कंट्रोवर्सी हो रही है, विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तमाम मीटिंगें हुई हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर भी बात की, और ख़ास करके सरकार की तरफ से जो नज़रिया दिखाया जा रहा है लोगों को, उस पर भी बात की। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।